टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है आज? केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, C3 साइकिल। 4 नाम हो गए, ठीक है। केल्विन साइकिल साइंटिस्ट के बेस पर इसको नाम दिया गया है, ये जो आज का जो टॉपिक है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन केल्विन और इसके कुछ साथी थे तो केल्विन के नाम से मशहूर है। इन्होंने ये साइकिल दरियाफ्त किया था, तो कब? 1950 में 1950 में, ठीक है। अच्छा, डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है, यानी इसको लाइट की जरूरत नहीं होती, लाइट की गैर मौजूदगी में होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी ये लाइट से आजाद है ऐसा रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसको लाइट की जरूरत नहीं है, डू नॉट रिक्वायर्ड लाइट। क्लियर? अच्छा, इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं? C3 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। देखिए, C3 का मतलब 3 कार्बन कंपाउंड, PGA फास्फोग्लाइसिरेट, ठीक है। तो 4 नाम की डिफिनीशन कुछ ऐसा ही है। अच्छा, कुछ और भी वजाहत करते हैं इसमें। ये डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये डिपेंडेबल है, इसको लाइट की जरूरत नहीं है। तो इसको किसकी जरूरत है? इसको लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आए हैं, जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, वो पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? उसी से ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है। हमारे पास लाइट रिएक्शन में क्या आया था? अगर आपको याद हो, लाइट रिएक्शन में हमारे पास ATP प्रोडक्ट था। इसको मैं लिखता हूं, आप भी इसको लिखें। हमारे पास क्या प्रोडक्ट था? ATP। क्लियर है? और ATP के साथ साथ NADPH और NADH। क्लियर है? ये हमारे पास प्रोडक्ट था और ये प्रोडक्ट अब इस रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, कहां पे? अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप जानते भी हैं, उसका एक पार्ट है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर ये डार्क या केल्विन साइकिल, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। क्लियर है? अच्छा, इसका तरीका ये नहीं कैसा होता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म इसका क्या है? तो मैकेनिज्म के लिए 3 फेजेस है, यानी ये जो रिएक्शन होगा ये 3 फेजेस पे मुश्तमिल है। पहला फेज कार्बन फिक्सेशन, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। दूसरा फेज रिडक्शन होगा, और रिडक्शन आप जानते भी हैं कि लूज ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन। और रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इसको डिस्कस यहाँ पे डिस्कस, ये दोबारा यानी ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है ये स्टार्ट भी लेगा और ये दोबारा बनने की। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी वजाहत बाद में करते हैं। अच्छा, कार्बन फिक्सेशन से क्या मुराद है? कार्बन फिक्सेशन से मुराद ये है कि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कार्बन है, यानी जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, A2 राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो ऑलरेडी स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है, जो कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। राइबोज शुगर का नाम सुना होगा आपने, राइबोज जिसको पेंटोज कहते हैं, 5 कार्बन। क्लियर है? तो वो ऑलरेडी असेंबल पड़ा हुआ होता है, कहां पे? स्ट्रोमा में। अच्छा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ ऐड हो जाएगा। बाय राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर है ये, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऐड करते हैं। जब इसको ऐड करते हैं तो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं, जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ये एक कार्बन ये रहा, 5 ये तो 6 बन गए, ठीक है। फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, यानी 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन वाले कंपाउंड में स्प्लिट आउट हो जाते हैं। तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फास्फोग्लाइसिरेट। तो कार्बन इस तरह फिक्स होते हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कैसे? अच्छा, फिर वही फास्फोग्लाइसिरेट
ये जो बना है 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ये इसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन में फास्फोग्लाइसिरेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बेस फास्फोग्लाइसिरेट में, ठीक है, 1,3 बेस फास्फोग्लाइसिरेट, यहाँ पे एटीपी ऐड होगी, वहां पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। फिर वही 1,3 बेस फास्फोग्लाइसिरेट का जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, ग्लाइसरिक एल्डिहाइड एनएडीपीएच के थ्रू या एनएडीएच के थ्रू ग्लाइसरिक एल्डिहाइड 3-फास्फेट में, जिसको G3P कहते हैं। फिर एक G3P, यानी ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। ये एक G3P को उठा ले, ये एक G3P जाके रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, फिर दोबारा दूसरा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर G3P ओके, यानी 3 कार्बन वाला कंपाउंड एक दफा, इसको हम ट्राइयोस कहते हैं, ठीक है, ट्राइयोस। ट्राई कहते हैं किसको, 3 को। ओज, ये मोनोसेकेराइड की बात हो रही है, ग्लूकोज, जरा ग्लूकोज, हेक्सोज नाम सुना है ना, पेंटोज, ऐसा ही हेप्टोज वगैरह वगैरह, क्लियर है। तो ट्राइयोस का क्या मतलब है कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो कि शुगर का आधा हिस्सा है, वो यहाँ पे, तो आधा हिस्सा दोबारा साइकिल में होके 6 कार्बन वाला बन जाएगा। ट्राई ये है, दोबारा ट्राई, तो 6 कार्बन वाला हिस्सा, यानी हमारे पास क्या बनाता है, इसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, क्लियर है। क्या बनेगा इसके बाद, ग्लूकोज बनेगा, 2 सर्कल कंप्लीट होके, डिस्कस करेंगे वहां पे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा, फिर वही G3P से हमारे पास दोबारा रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये दोबारा से वही राइबोज वाला जो कंपाउंड है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट वाला कंपाउंड क्या करेंगे, इसकी दोबारा रिजनरेशन करेंगे। आपको समझ आ रहा है ना। अच्छा स्टूडेंट, तो हम जाते हैं रिएक्शन की तरफ, और रिएक्शन में क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, ठीक है। जैसा कि इस डिफिनीशन में है, यहाँ पे आ जाए, ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म, ओरिजिनल मैकेनिज्म इधर होता है, और ऐसा ही होता है। देखिए, चलिए इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज देता हूँ, इसको देखे, ये मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं भूल गया, सॉरी। देखिए, हमारे पास जो लाइट रिएक्शन जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसमें वाटर की मॉलिक्यूल लाइट के थ्रू, याद है ना आपको, लाइट यहां पे आके, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल की स्प्लिट आउट होके ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और लाइट रिएक्शन में हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते थे, एक का नाम था एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीएच निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एनएडीएच, ठीक है, एटीपी और एनएडीएच। फिर ये जो एटीपी और ये एनएडीएच, ये यहाँ पे आज का जो टॉपिक है डार्क रिएक्शन, ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पे जरूरत किस चीज की है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आके रिएक्शन स्टार्ट करेगा। ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पे इस्तेमाल क्या होगा, एटीपी एनएडीएच, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, एडीपी में, और एनएडीएच से एच यहाँ पे रिलीज होगी किसमें, वापस एनएडी में। फिर दोबारा से ये एडीपी होके एलाइड रिएक्शन में एटीपी बनाएगा, एनएडी आके वापस एनएडीएच में, और ये रिएक्शन इस तरह साइकिल करता रहेगा, समझ आ रहे हैं। और ये जब यहाँ पे इस्तेमाल होते थे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके यहाँ पे CHO मैंने शॉर्ट लिखा है, इसका एम्फेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, यहाँ पे 6 लगाए तो ये 12 और ऑक्सीजन से, ये फिर कभी करेंगे किस तरह होता है, क्लियर है। अच्छा, तो हम जाते हैं, अच्छा हमारा जो टॉपिक है डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, यहाँ पे डिफिनीशन में भी मैंने लिखा है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, क्लियर है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट में कितने कार्बन है, ये देखिए मैंने आपको बताया पेंटोज है 5 कार्बन, ये जो सर्कल आपको नजर आए ग्रीन कलर के, ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, क्लियर है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन यहाँ पे ऐड हो गए, तो 5 के साथ एक को ऐड करें कितने बन जाते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ पे बनाते हैं, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है। अच्छा, ये इसके साथ कौन मिलाता है, एडिशन इसकी कौन करता है, ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है, कार्बोक्सिलेज काम करता है, यानी कार्बन को फिक्स करता है, ऑक्सीजन को भी कभी कभार फिक्स करते हुए फोटो रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स करने का
राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ने जिम्मेदारी ली है। तो ये इसको फिक्स करके 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बने। तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड ये दरमियान में स्प्लिट आउट हो जाएगा। 3 कार्बन का कंपाउंड ये रहा, 3 कार्बन का कंपाउंड ये रहा, ठीक है। तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड 2 बनाएंगे, यानी ये 6 है तो 3 को यहां पे मैंने लिख लिया, इस 3 को फिर दोबारा से लिखता हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहां पे 2 लिखता हूं, ठीक है। अब इस ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं, 3 फास्फोग्लाइसिरेट कहते हैं, ठीक है। यहां पे मैं भूल गया था बिसफास्फेट, बिसफास्फेट का मतलब है कि यहां पे डबल कार्बन है, क्लियर है, 2 कार्बन है, सॉरी फास्फेट है, 2 फास्फेट है, तो इस वजह से इसको बिसफास्फेट करें। राइबोलोज है बिसफास्फेट, 2 फास्फेट इधर है, ये इधर भी ऐड होता है मेरे ख्याल से, इधर ऐड होता है। चलिए मैं इसको इस तरह ऐड करता हूं, क्लियर है। तो यहाँ पे फास्फेट, इधर भी फास्फेट को ऐड करते हैं, इधर भी, तो मैं चले इसको ऐसा, फिर से मैंने गलत लगाया, ये इधर ऐड होता है फास्फेट इधर, और ये रहा फास्फेट। तो यहाँ पे भी 2 फास्फेट है और 3 कार्बन वाले कंपाउंड, इसको 3 फास्फोग्लाइसिरेट कहते हैं, समझ आ रहे? अच्छा, जब राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होकर 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाकर वापस स्प्लिट होकर 3 फास्फोग्लाइसिरेट बनाते हैं, यानी यहां ये कार्बन डाइऑक्साइड इस मॉलिक्यूल यानी इस कंपाउंड का हिस्सा हुआ। तो ऐसे फेस को या ऐसे हमारे पास जो फेस बनता है, ऐसे फेस को हम क्या कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन से मुराद अब ये हुआ कि कार्बन यहां पे फिक्स हुआ, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एटीपी आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है वहां पे कि एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल हो, एटीपी कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में, एडीपी में, क्लियर। तो ये अपना पी यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देगा। जब ये यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को देते हैं तो देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट, एक फास्फेट यहाँ पे था तो कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट और इधर फास्फेट आया, इसको अब क्या कहेंगे, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट, यानी इस मॉलिक्यूल का 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन क्या हुआ है, फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, क्लियर है। एक और, फिर यहां से होता हुआ इस 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट, यानी ये 2 है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट के साथ NADH ऐड हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में, NAD में। NADH किस में, NAD में, क्लियर है। अच्छा, और NADH NAD में कन्वर्ट होकर यहां से P को रिलीज करते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल है, 2 P रिलीज हो गए, क्लियर। फिर ये जो 1,3 बिस फास्फोग्लाइसिरेट है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, 2 ग्लाइसरिक अल्डिहाइड 3 फास्फेट में, 2 फास्फेट यहां से मैंने निकाल दिए, क्लियर है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूं, थोड़ा गौर करें, ठीक है। यहां से फिर यहां से यहां तक आप आ गए हैं, तो यहां पे मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूं, ठीक है। अगर आपको याद है हमने रिएक्शन पढ़ा था और रिएक्शन में हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड को 6 वाटर के साथ मिलकर 12 वाटर के साथ 12 वाटर के साथ मिला के, तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऐड होते नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 सर्कल लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता हूँ इस रिएक्शन में। तो राइबोलोज बिसफास्फेट के मॉलिक्यूल भी कितने हो जाएंगे, 3 फास्फेट, 3 हो गए, तो 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल और 3 सिंगल कार्बन वाला मॉलिक्यूल, तो ये कंबाइन हो जाएंगे 5, 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 15, 16, 17, 18, तो 18 हमारे पास मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 18 यहाँ पे मैं इसको इसके साथ ये लिखता हूँ 3, ये 3 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ये बना हमारे पास 18 कार्बन वाला कंपाउंड, क्लियर है, समझ आ रहा है। 5 ये है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 और 3 कार्बन ये है, 18 हो गए। अब ये कितने हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये है और 3 के साथ मल्टीप्लाई के 3 6 का कितना बनता है, 18, तो मैंने शॉर्ट लिखा है, क्लियर है। अब अगर ये 18 मॉलिक्यूल है तो इसको मैं कट आउट करता हूं 6 मॉलिक्यूल में, इन्हें डिवाइड करता हूं, यानी 6 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 1 2 3, तो ये वही 18 बनता है, यानी यहां पे हमारे पास 3 फास्फोग्लाइसिरेट के 6 मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते हैं, क्लियर है। फिर 6 कंपाउंड के लिए यानी 6 जो मॉलिक्यूल बने
उसके लिए 6 ATP आएंगे, क्लियर है, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे कितने में, 6 ADP में। वही यहाँ पे जो मैंने 2 लिख के, वही 6 फास्फोग्लाइसरेट 13 बिस फास्फोग्लाइसरेट में, लेकिन 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 हम NADH को भी लेके आएंगे और वो 6 NAD में कन्वर्ट कर देंगे, और फास्फेट के मॉलिक्यूल को 6 यहाँ से ही निकालेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास कितने फास्फोग्लाइसरेट के मॉलिक्यूल बने, ये रहा हमारे पास 6, क्लियर है, समझ आ रहे हैं। अच्छा, अब यहां से मैं एक फास्फोग्लाइसरेट को उठाता हूं, सिर्फ एक, यानी 6 ग्लाइसरिक अल्डिहाइड 3 फास्फेट है, इसमें से एक ग्लाइसरिक अल्डिहाइड 3 फास्फेट। यहां पे थोड़ा गौर करें, यहां पे मेरे पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और 6 टोटल है, तो 6 को 3 से जब 18 बनता है ना। इसमें से एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड को उठा दो, ये मैंने ग्लाइसरिक अल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लाइसरिक अल्डिहाइड 3 फास्फेट। अच्छा, तो इस ग्लाइसरिक अल्डिहाइड से मैंने ये, जिसको मैं शॉर्टकट G3P भी लिखता हूं, G3P मैंने लिखा है। एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड को मैंने यहां से उठाया, समझ आ रहे, तो यहां पे 6 थे, एक को माइनस करें तो कितना बनता है, 5, समझ आ रहे, फास्फोग्लाइसरिक अल्डिहाइड मेरे पास बना, समझ आ रहे, नहीं आ रहा, सोचिए इसको गौर से। 6 ग्लाइसरिक अल्डिहाइड 3 फास्फेट, एक को मैंने यहां से उठाया तो 5 रह गए, आसान सी बात। अब यहां से यहां तक जो रिएक्शन हुआ इसको रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन H के यानी H मॉलिक्यूल के थ्रू यहां पे ऐड हुआ था, समझ आ रहे हैं। यहां से कुछ फास्फेट ऑक्सीजन भी रिलीज हुए थे, तो इसको रिडक्शन ही कहते हैं, क्लियर है। इस स्टेप से लेकर इस स्टेप तक ये तमाम रिडक्शन है। यहां पे G3P जिसको हम ट्राइओस कहते हैं, यानी 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल एक यहां पे बना है, समझ आ रहे, सिर्फ एक बना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चक्कर लगाया है यहाँ तक। अब इस ग्लाइसरिक अल्डिहाइड से हमने दोबारा रेबुलोज बिसफास्फेट बनाना है, समझ आ रहे, ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करने किस चीज में, यहाँ पे, इसको कहते हैं रिजनरेशन। रिजनरेशन किस चीज का, रेबुलोज बिसफास्फेट, यानी रेबुलोज बिसफास्फेट की हम रिजनरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, ये किस तरह करेंगे, यहाँ पे 5 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो यहां पे मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, इसको यहां पे गौर करें, ये इस तरीके से इस मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं। कैसे, जहां पे आपको ये सर्कल नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास, 3 कार्बन वाले ग्लाइसरिक अल्डिहाइड 3 फास्फेट है, समझ आ रहे कैसे होता है पहले, यानी यहां से मैं 3 कार्बन वाला कंपाउंड लेता हूं, यहां पे मैंने रख लिया, फिर 3 कार्बन वाला कंपाउंड मैंने ले लिया, दूसरा यहां पे रख लिया, तो ये देखिए 3 कार्बन ये है, 3 कार्बन ये है, ये दोनों मिलके 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं। पहले स्टेप में ये हो जाता है, 3 + 3 6, क्लियर। अच्छा, फिर इस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ 3 कार्बन वाला फिर एक G3P उठ के यहां पे ऐड हो जाता है, तो ये 3 + 3 6, 6 + 3 कितने हो गए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, समझ आ रहे। फिर जब ये 9 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है तो इसमें से 5 कार्बन वाला कंपाउंड ये रहा, 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारे पास एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड रेबुलोज बिसफास्फेट, एक बन गया, बाकी रह जाता है कौन सा, 4 कार्बन वाला कंपाउंड, 1 2 3 4। फिर यहां से दोबारा से एक और ग्लाइसरिक अल्डिहाइड 3 फास्फेट को उठाते हैं, यहां पे फिर ऐड करते हैं, ये देखिए 4 के साथ फिर हमने एक और ऐड कर दिया, तो 4 के साथ 3 कार्बन वाला कंपाउंड ऐड होके कितने, 1 2 3 4 5 वाले ये हो गए, समझ आ रहे। तो ये सॉरी 5 नहीं, ये 7 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। फिर यहां पे इस 7 के साथ ये 7 कार्बन वाला कंपाउंड है, मैं इसको लिखता हूं 7, ठीक है, ये याद रहे आपको। 7 के साथ फिर 3 कार्बन वाला कंपाउंड फिर उठाते हैं और इसको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास कितने बन गए, 10 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए, क्लियर है। अब 10 बन गए, 5 यहां से उठाए, रेबुलोज बिसफास्फेट बन गया, फिर यहां से 5 उठाए, फिर रेबुलोज बिसफास्फेट बन गए। थोड़ा रिपीट करते हैं,
3 कार्बन वाला कंपाउंड ये, 3 कार्बन वाला कंपाउंड ये, 3 ये हो गया और 3 ये 6 कार्बन वाला बन गया। फिर इसके साथ 3 ऐड हुआ तो ये हमारे पास कितना बना, 9 कार्बन वाला कंपाउंड। 5 यहां से हट के राइबोलोज बिसफॉस्फेट बना। 4 वाला यहाँ पे फिर से यहाँ पे G3P ऐड हुआ 3 कार्बन वाला। फिर यहाँ से 3 कार्बन वाला यहाँ पे 7 के साथ मिलके 3 प्लस सॉरी ये अच्छा 4 प्लस 3 7 बन गए। 7 के साथ फिर 3 ऐड हो गया तो 10 वाला बन गए। इस 10 से एक 5 वाला कार्बन वाला राइबोलोज बिसफॉस्फेट यहाँ पे बना और इधर से एक और बना। ये एक साइकिल में ये काम हुआ और हमारे पास दोबारा से राइबोलोज बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बन गया। आपको समझ आया है ना, ये इस लॉजिक को समझे। अच्छा फिर दोबारा क्या करेंगे, दोबारा सर्कल यानी 3 कार्बन वाला 3 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, फिर सर्कल से 6 ये बनेगा। फिर यहाँ से 3 फास्फोग्लाइसरेल्डिहाइड यानी कार्बन फिक्सेशन के बाद रिडक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से ट्राइओस निकालेंगे। जब यहाँ पे आ जाते हैं ट्राइओस को निकालते हैं, दूसरा ट्राइओस यानी दूसरा 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन वाला 3 ये हुआ 3 ये, तो 3 कंबाइन होके हमारे पास क्या बनाते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं यानी 2 चक्कर लगाएंगे, 2 साइकिल होंगे। फिर ग्लाइसरेल्डिहाइड, फिर इस प्रोसेस के थ्रू दोबारा से राइबोलोज बिसफॉस्फेट हो गए। यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूं, यहाँ पे 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनते तो 3 एटीपी आते और वो कन्वर्ट हो जाते कितने, 3 एटीपी में। अब इस एटीपी को गिनते हैं, एक चक्कर में हमारे पास 6 एटीपी ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए 9 और 6 NADH यहाँ पे यूज हुए। क्लियर है, समझ आ रहे हैं। अब दोबारा से दूसरा चक्कर जब लगाएंगे 9 बने थे ना, 6 और 3 9, तो दूसरे चक्कर में 6 और 3 9, तो 9 प्लस 9 कितने हमारे पास एटीपी बन गए, यहाँ पे 18 एटीपी बनते हैं। और 2 चक्कर में एक चक्कर में एक साइकिल में 6 NADH बने थे, तो 2 में कितने बन गए, 2 में हमारे पास बन गए 6 प्लस 6 12। तो ये आपके पास एमसीक्यूज पे बन गए 2। क्लियर है, इसमें मेरे ख्याल से बस बाकी कुछ नहीं है, ये हमारे पास डार्क रिएक्शन है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है इसमें से, तो आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।